जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्रीवियस टॉपिक की समझ आई थी आप लोगों को? जी सर। जी चलें, ठीक है। आज हम रेवेन्यू कैलकुलेटर करेंगे, आरएफक्यू, ठीक है, और साथ थोड़ा सा हम पीपीसी कैंपेन का इंट्रो करेंगे आज इंशाल्लाह, अगर टाइम हुआ तो। अदरवाइज़ आरएफक्यू सबमिट कैसे करते हैं वो हम करेंगे, और रेवेन्यू कैलकुलेटर पे हम अपना प्रॉफिट रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आज ये करेंगे हम इंशाल्लाह। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। जी, आपको अभी तक एसेस नहीं मिली? जो आईपी आप लोगों ने जीमेल सेंड किए अभी तक आपको नहीं मिली? सर मुझे नहीं नहीं मिली। मिली सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे भी नहीं मिली सर। वो मिस रिदा जो है ना, तो वो बार बार में कह रही है कि आप एनी डेस्क शेयर करें तो वो लॉगिन करवाते हैं, पर सर जब मैं करती हूँ तो लॉगिन नहीं होता फिर। सर मेरा भी यही इशू है, लॉगिन करती हूँ तो नहीं होता। तो आपने मैंने डिस्कस उनको किया, बताया भी था। जी, वो वेनर का इशू आ रहा होगा। तो चले, मैं अभी वो क्लास में है ना, तो मुझे बताइएगा जब वो क्लास में है तो मैं उनकी क्लास लेता हूँ फिर, ठीक है। उनके पास प्रॉपर टीम है, फिर भी इतना लेट कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। जी चले, मैं आपको सबसे पहले आरएफक्यू सबमिट करना सिखा दूँ। आरएफक्यू होता क्या है? आरएफक्यू क्या है? एक रिक्वेस्ट की तरह, एक पोस्टर की तरह रिक्वेस्ट होती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब अगर किसी के पास जॉब वैकेंसी खाली होती है तो उसने पोस्टर लगाए होते हैं कि ये जॉब अवेलेबल है, हमें इस तरह का चाहिए जॉब होल्डर। तो वो फिर उसमें जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी का। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है अली बाबा पे। यहाँ पे RFQ होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है हम वो सबमिट करते हैं, उसकी सारी डिटेल सबमिट करते हैं, और फिर वो जो सप्लायर होते हैं उस प्रोडक्ट के वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनमें से हम अपनी मर्ज़ी के एक सिलेक्ट करते हैं और उससे हम प्रोडक्ट सोर्स करवा लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोसीजर है। ये मैं फ़ाइल आपको सेंड करूँगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। ये प्रोसीजर है, ठीक है। अगर इन केस कभी भूल भी जाता है तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि कैसे करना है। ये अभी मैं रीड आउट नहीं करता, ये आपको करवाता हूँ। ये RFQ होगा कैसा, ये देखें, इस तरह का होगा। हमारे पास पेज ओपन होगा, ठीक है। इसे हम RFQ कहते हैं। अभी हम ये प्रैक्टिकली करते हैं। अली बाबा पे जाना है आप लोगों ने, ठीक है। अली बाबा पे आपने साइन इन करना है अपने जीमेल अकाउंट से, ठीक है। जैसे ही साइन इन करेंगे आपका यहाँ पे माय अली बाबा आएगा, ठीक है। या मैं कर्सर दे गया हूँ, यहाँ पे आपका माय अली बाबा आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है, माय अली बाबा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे टैब ओपन होंगे, यहाँ पे साइड पे। जी ये देखें, होम, ग्लोबल शॉप, प्रोडक्ट, कम्युनिकेशंस, एनालिसिस, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, ऑर्डर, हेल्प सेंटर। तो आपने क्या करना है, कम्युनिकेशंस में जाना है। इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है RFQ मार्केट। आपने RFQ मार्केट में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो पड़ी होंगी RFQ वो भी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो RFQs पड़ी हैं यहाँ पे नीचे ये शो हो रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे न्यू RFQ करने, अब ये देखें मेरा फ्री है, मैंने अभी किया है, ये न्यू अकाउंट से इस पे अली बाबा पे लॉग इन हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखें आ रहा है कि रिसीव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय असेसिंग फ्री RFQs, देयर इज़ अ लिमिटेड कोटा फॉर सिलेक्टेड कस्टमर्स ओनली। ये RFQ है, सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर को देते हैं। जिस तरह नेटवर्क के मिनट्स होते हैं, ठीक है, ये जैज़ वाले मिनट दे रहे होते हैं, कभी MBs दे रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ को देते हैं। सेम यहाँ पे भी सिलेक्टेड कस्टमर्स को मिलेंगे ये। यहाँ से हम RFQ फ्री भी ले सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोट नाउ करता हूँ, या नीचे है, मैं अपनी कोटेशन अपलोड करूँगा, या कोट नाउ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक कोटेशन है,
मैं उसे यूज़ करूँगा। ये भी नहीं, मुझे लग रहा है ये भी ख़त्म हो गई थी, कोट नाउ ख़त्म हो गई थी मेरे पास। यहाँ पे ये है गेट फ्री RFQ आफ्टर अपग्रेडिंग टू गोल्डन सप्लायर। ये फ्री मिलेंगे लेकिन हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, समझाना है आप लोगों को तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी ये RFQ करनी कैसे, आप लोगों ने सबमिट यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम लिखना है आप लोगों ने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं फ़िलहाल ये यूज़ करता हूँ। कंपनी नेम, ठीक है, आपने कोई कंपनी अपनी बतानी है। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है अलीबाबा ने, तब वो आपको माल भेजते हैं। जो प्रोडक्ट होगा तब वो आपको सेंड करेंगे। अमेज़ॉन में तो उन्हें पता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है। अगर हम लोकली मंगवाते हैं, अगर मैं सोर्स करवाऊँगा प्रोडक्ट, तो मुझसे सारी वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर एड्रेस, कंपनी नेम वगैरह सब कुछ पूछेंगे। मैं वो यहाँ सबमिट करवाऊँगा। ठीक है, कंपनी नेम कोई भी कर लें यहाँ पे, लेट्स सपोज ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली उठाइए कोई भी। बिजनेस टाइप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी है या ऑल ऑफ अबव है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होगी। सिलेक्ट बिजनेस ओनर, यहाँ से अपना हमने पूछना है, अब सॉरी अपनी जो फील्ड है हमारी वो सिलेक्ट करनी है। बिजनेस ओनर हैं, जो जनरल मैनेजर डायरेक्टर हैं, या जो भी हैं। तो लेट्स सपोज मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट की यहाँ से। सिस्टम एरर भाई, क्योंकि ये मेरी फ्री है, एसएस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये परचेज करने के लिए जी ये परचेज करनी पड़ती है यार। चले मैं कोई अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ। तो कोड्स आई हुई हैं बाकी। अब यहाँ पे देखें RFQ यहाँ पे आई भी पड़ी हैं, मेरे पास भी रिक्वेस्ट आई भी हैं। अभी ये जो किसी ने अपलोड किए हैं तो यहाँ पे देखें 4 आ गई हैं। यहाँ पे देखें ये 4 आई पड़ी हैं। अब मेरे अकाउंट पे 4 रिक्वेस्ट आई पड़ी कि ये ऑर्डर चाहिए उन्हें। ठीक है, यहाँ 2 पीस 30 पीसेज ये ऑर्डर्स आए पड़े हैं यहाँ पे। ये RFQ का ये मकसद होता है, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा फ्री वाला। मैं ट्राई कर रहा हूँ, करता हूँ, अगर होता है तो फिर आप लोगों को बताता हूँ। लाइक मुझे चाहिए टी शर्ट के लिए, लेट्स सपोज टी शर्ट के लिए चाहिए मुझे। यहाँ से मैं सर्च करूँगा। अब यहाँ पे देखें कोड्स आई हुई हैं, ये ऑलरेडी RFQs आई हुई हैं। अब इस टी शर्ट से रिलेटेड जितनी भी हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, अगेन वही आ रहा है। और ये देखें डल्स है यहाँ पे, जब मैंने करना है तो वही सेम प्रोसीजर, इसने सिस्टम एरर दे देना है। आई थिंक फोन नंबर की बात है तो एरर नहीं आ रहा है। नहीं पाकिस्तानी कोड नंबर आपने डाला हुआ है, नहीं, उससे नहीं आता। करके
करके देख लेता हूँ। सर शुरू का 0 ना डाले ना। कोड नंबर की वजह से आई थिंक सो नहीं प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आ रहा है, देखें सिस्टम में कोड नंबर नहीं है, कंट्री रीजन है ही पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा। आईपी ट्रेस करते हैं ये लोग, और आईपी सिस्टम की क्या है, पाकिस्तान ही शो हो रही है, तो इस वजह से ये समटाइम्स सर ये भी इशू होता है। जी होता है, नो डाउट होता है। चले यहाँ पे ये प्रोसीजर है, मैंने अभी आपको बताया। अब मेरे पास एसएस है नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा मिल जाए, मिल नहीं रही। यहाँ पे मैं आप लोगों को टीकाकार अगेन डिटेल में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे सबमिट कैसे करनी होती है, अली बाबा ओपन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। माई अली बाबा पे क्लिक करना है, RFQ में जाना है, देन फॉर्म विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली एंड क्लिक ऑन सबमिट। और उसके बाद सप्लायर ख़ुद ब खुद हमसे कांटेक्ट कर लेगा। RFQ इस तरह का ओपन होगा, देखें बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें हमने क्या प्रोडक्ट नेम देना होगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, सोर्सिंग टाइप होगी कि हम सोर्स किस तरीके से करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, 3-4 ऑप्शंस होंगे। लाइक अगर मैंने यहाँ से कोई प्रोडक्ट भेजना है, पिंडी भेजना है, तो मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। मैं UMS यूज़ कर सकता हूँ, TCS यूज़ कर सकता हूँ, डेवो कार्गो यूज़ कर सकता हूँ, ऑप्शंस होते हैं। सिमिलरली वहाँ सोर्सिंग टाइप हमारे पास आ जाएगी, हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन क्वांटिटी आ जाएगी कि क्वांटिटी हम कितनी कर रहे हैं, वो हमने मेंशन कर देनी है। ट्रेड टर्म, ठीक है, ये ट्रेड टर्म होती है कि हम ट्रेड कर रहे हैं जो, वो क्या प्रोसीजर है उसका, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। FOB होता है और 2-3 और होती हैं, हम वो सिलेक्ट करेंगे। देन प्रेफर्ड यूनिट प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, हमें जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है तो हम अपनी एक सजेशन दे देते हैं कि हमें इतनी प्राइस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है। हम वो यहाँ पे क्या है प्रेफर्ड यूनिट प्राइस मेंशन कर देंगे कि हमें मिनिमम कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए, प्राइस हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा कोई डिटेल होती है कि मैं चाहता हूँ नहीं, मेरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिज़ाइन मैं ख़ुद प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसका लाइक मैं T-शर्ट करवा रहा हूँ तो मैं कोई उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ दूँ, तो मैं वो यहाँ पे इस डिटेल में लिख दूँगा। और देन अगर कोई मेरे पास सैम्पल होगा, मैं वहाँ यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ अपलोड कर दूँगा, और देन क्या करूँगा, सिंपल सबमिट कर दूँगा। अब जैसे सबमिट करूँगा मेरे पास इस तरीके से RFQs आ जाएंगी, जिस तरह यहाँ रिक्वेस्ट आई हुई हैं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई हुई हैं, ये देखेंगे यहाँ पे इसने किया हुआ है प्रोडक्ट नेम स्मॉल साइज़ A3 T-शर्ट। अब ये किसी ने RFQ लगाई हुई है, ठीक है, USA, तो इस तरीके से मैं लगा दूंगा। ये UK से आई हुई है, ये US से है, इस तरह की मेरी कोड जो है ना वो भी यहाँ शो हो जाएगी। सप्लायर ऑटोमेटिकली मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर इसका। एक बार अगेन ट्राई करते हैं हम, मैं ट्राई करता हूँ कि हो जाए, अगर होता है तो फिर बेस्ट हो जाएगा। अब मैंने स्विच टू बायर किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी RFQ नहीं आ रहा, स्विच टू बाइंग में भी नहीं आ रहा। यहाँ पे वो नहीं आ रहा, ठीक है, फ्री वाला कोई भी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ कम्युनिकेशन में जाके हम यहाँ से RFQ चेक कर सकते हैं, ये मेथड है। अब यहाँ अभी मैंने किया, पहले इसका ये नहीं इशू था, ये इशू अभी आने लग गया। पहले बिल्कुल इसकी फ्री थी RFQ, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, एक नेसेसरी कर दिया कि हमें गोल्डन मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ अभी जब मैं करने लगा था तो यहाँ ऑप्शन आया था, यहाँ पे देखें गेट फ्री RFQ आफ्टर अपग्रेडिंग टू गोल्डन सप्लायर। उससे पहले हम लोग ये नहीं कर सकते, तो इसलिए ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। पहले ये इशू नहीं था, अभी हुआ है रिसेंटली।
मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। सर ये इसका कोड नंबर है? जी बाकी यहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ये मार्केट्स आई अली बाबा का थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा RFQ से हट के। यहाँ पे देखें सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर कैटेगरी यहाँ मेंशन उन्होंने की हुई है, ठीक है। उस कैटेगरी से अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें ये है ट्रेड शो है, बायर सेंटर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी है बायर सेंटर में भी देखें सबमिट RFQ, इसमें से भी यहाँ पे ट्राई करते हैं, होप सो यहाँ पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ यहाँ पे मिल गया, ठीक है ठीक है। ये आया बायर सेंटर पे है, यहाँ कम्युनिकेशन से हमें नहीं मिल रहा था तो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्ट आ रहा है। वहाँ पे तीसरे स्टेप पे आना था, यहाँ पे फ़ौरन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे ही RFQ। सेम आपने क्या प्रोसीजर करना है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, लाइक मुझे अगर हेलमेट का चाहिए, हेलमेट लिखूँगा, कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जो कैटेगरी होगी मेरी, ठीक है। कैटेगरी मेरी है, कैटेगरी सेलेक्ट की मैंने, सोर्सिंग टाइप। अब यहाँ पे सोर्सिंग टाइप वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन से मैं करवाऊँगा, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट करवाऊँ, नॉन कस्टमाइज्ड करवाऊँ, टोटल सोल्यूशन, बिजनेस सर्विसेज, अदर। मुझे ऑब्वियस सी बात है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट करवाऊँगा। इसका मतलब क्या है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का, कि मैं अपनी मर्ज़ी का करवाऊँगा। नॉन कस्टमाइज़ का मतलब होगा कि नहीं उसकी मर्ज़ी का जो भी उसके पास सैंपल होगा बना के दे दे। अदर्स में जाऊँगा तो अदर्स आ जाएगा। मैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट करता हूँ। सोर्सिंग पर्पज़ यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट, कस्टमाइज लोगो होना चाहिए, पैकेजिंग कस्टमाइज़ होनी चाहिए, ग्राफिक कस्टमाइजेशन हो, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज फंक्शन हो। अब ये देखें कोई भी चीज़ मैं बनवा रहा हूँ तो उसमें कस्टमाइजेशन डिफरेंट तरीक़ों से आती है। लोगो की कस्टमाइजेशन होगी, पैकिंग की कस्टमाइजेशन होगी, ग्राफिक की कस्टमाइजेशन होगी, ठीक है। और बाकी असेंबलिंग की कस्टमाइज़ होगी, कस्टमाइज फंक्शन होगा। अगर फंक्शनिंग से रिलेटेड है तो उसका फंक्शन मैं कस्टमाइज़ करवा दूँगा, ठीक है। अदर्स में जाता हूँ तो अदर्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कस्टमाइज लोगो करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सोर्सिंग पर्पज़, अब मेरा सोर्सिंग पर्पज़ क्या है, यहाँ पे होलसेल डीलिंग करनी है, रिटेलर करना है, प्रोडक्ट इक्विपमेंट करना है, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, कॉरपोरेट कंजम्पशन, पर्सनल यूज़ या अदर। तो यहाँ पे मैं होलसेल करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक बार समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्वांटिटी में यहाँ पुट करूँगा, लाइक मुझे चाहिए 300 पीसेस, ठीक है। बैग्स हैं, ब्लेड्स हैं, बॉक्सेस हैं, जो भी मतलब मेरा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पीसीज है मेरा, तो पीसीज ही सिलेक्ट होने दें, ठीक है। ये डिफरेंट है हर प्रोडक्ट। अब देखें डजन्स भी है, ड्रम्स भी है, गिल्स भी है, ग्रेन्स, ग्राम, ये सारे यूनिट्स हैं। तो अब मुझे पीस चाहिए, टी शर्ट का ऑब्वियस सी बात है पीस ही होगा, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ट्रेड टर्म यहाँ पे देखें ये ज़्यादा सारी आ रही हैं ट्रेड टर्म, हम जहाँ पे DDP कर लेते हैं। DDP डिलीवर ड्यूटी पेड रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसे आ भी गया सामने, टाइटल एंड रिस्क पास टू द बायर व्हेन द सेलर डिलीवर गुड्स टू द नेम्ड डेस्टिनेशन पॉइंट क्लियर्ड फॉर द इम्पोर्टेंट यूज फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन का हम कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं, तो DDP कर लेते हैं। DDU यहाँ ज़्यादा सारी हैं। डिलीवर ड्यूटी अनपेड, अब इसमें क्या होता है अनपेड होती है। एन एक्सपायर्ड ट्रेड टर्म, टाइटल एंड रिस्क पास टू द बायर व्हेन डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन द बायर पेज द इंपोर्ट ड्यूटीज़। अब इसमें क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटीज़, मतलब इंपोर्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो चार्जेस लगेंगे, टैक्स होगा, वो बायर पे करेगा। इसमें क्या होता है यूज़ फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट इसमें क्लियर होंगे, हमारे डेस्टिनेशन क्लियर्ड होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा यहाँ पे व्हेन द सेलर डिलीवर गुड्स टू द नेम डेस्टिनेशन पॉइंट क्लियर्ड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट क्लियर होगी, टैक्स बायर को पे नहीं करने पड़ेंगे, तो हम DDP करते हैं। DDU में हमारे ऊपर ख़र्चा बढ़ जाएगा, हमें इंपोर्ट टैक्स पे करने पड़ेंगे। इसमें ये होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग हमारी थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। DDP करते हैं। मैक्सिमम बजट आपने बताना है कि आपका बजट क्या है। मेरा है 1000 टू अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1000 होगा, ठीक है। करेंसी US
डॉलर ही कर देता हूँ, या यहाँ से जो करेंसी मैंने चेक करनी हो वो, तो करेंसी डॉलर ही रहने दें। कलर लाइट ग्रे, यहाँ से कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ब्लू। अगर कोई मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, मैं जिसका लोगो बनवाऊँगा, अब जो लोगो बना रहा हूँ मैंने यहाँ पे ऊपर कस्टमाइजेशन में लोगो सेलेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगो मेरे ब्रांड का होगा, तो जो मेरा ब्रांड होगा मैं वो यहाँ पे करूँगा। लेट्स सपोज मेरा ब्रांड क्या है, जे डॉट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। साइज़ मैं बताऊँगा उसका साइज़ क्या है, 1 साइज़, लार्ज साइज़। यहाँ से मैं फ्री बोलूँगा कि साइज़ फ्री हो, मैं कोई उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं दूँगा साइज़ की। मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल मैं उसे कहता हूँ कॉटन, और मॉडल नंबर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी देगा, और यहाँ पे मैं मॉडल नंबर फ़िलहाल खुद से जिस तरह SKU बनाना है आपने खुद से देना है, 0099 दे दिया, और यहाँ पे डिटेल दे देनी है। आप डिटेल कितनी दे सकते हैं, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स की डिटेल होगी यहाँ पे, लेकिन 8000 भी यूज़ कर सकते हो। मैं पुट करके देखता हूँ, ठीक है, रैंडमली ज़्यादा कैरेक्टर पुट कर सकते हो, 8000 कैरेक्टर्स तक आप डिटेल दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की जितनी देनी है, लेकिन मिनिमम आपको 20 कैरेक्टर लिखने हैं। ये करने के बाद आपके पास अगर कोई सैम्पल है जिस तरीके से आपको आप बनवाना चाह रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दें, और देन क्या करना है, सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी RFQ हो बन जाएगी, और RFQ आपकी शो कहाँ पे हुआ करेगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। कम्युनिकेशन में, और RFQ मार्केट में जाके RFQ मार्केट में जाना है आपने, और यहाँ पे ये इस तरीके से जब आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी सबमिट, तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली सेलर। अब मैंने यहाँ पे देखें क्लिक किया था आपको दिखाने से पहले, यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया, एज अ सेलर यहाँ पे मैं हूँ, एज अ बायर नहीं हूँ। यहाँ पे देखें मैंने ऑन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू बायर, यहाँ मैं कर्सर ले गया हूँ, लिखा हुआ है स्विच टू बायर। इसका मतलब ये है कि मैं अभी एज अ सेलर ये यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं एज अ सेलर अली बाबा यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं स्विच टू बायर करूँगा तो क्या होगा, मेरा अकाउंट बायर अकाउंट बन जाएगा, लेकिन मैं अभी बायर नहीं कर रहा, एज अ सेलर कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आपने RFQ सबमिट कर देनी है। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विस करें, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत इसकी ज़्यादा पड़ती नहीं है। RFQ की बहुत कम पड़ती है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का भी। और उसके बाद अभी नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर, उसका मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ थोड़ा सा, और देन उसकी तरफ मूव करते हैं। जी ये होता है रेवेन्यू कैलकुलेटर हमारा, इस तरह का ये उसका डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। और इसमें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जितने भी हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, आइटम प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस जिसे कि बोलते हैं, हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद और हम इसकी क्वांटिटी पुट करेंगे, क्वांटिटी कितनी है, शिपिंग कॉस्ट पुट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ये कैलकुलेटर हमें बताएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। अब जिस मार्केट प्लेस का आपने करना है, लेट्स सपोज मैं करना चाह रहा हूँ यूके का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके। इसका मतलब ये होगा कि जो करेंसी आएगी वो पाउंड में आएगी। अगर मैं सिंपल करता हूँ Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो करेंसी किस में आएगी, डॉलर में आएगी, तो फिर मुझे वो चेंज करना पड़ जाएंगे। अब यहाँ कनाडा का करता हूँ तो वो क्या आएगी, कैनेडियन डॉलर आएगा, ठीक है। मैं जिस कंट्री का करूँगा उसी कंट्री की करेंसी आएगी, तो मुझे फिर वो कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी करेंसी, ये एडवांटेज होता है। तो लाइक मैं अभी फॉर एग्जांपल यूके का करता हूँ, Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर ऑफ यूके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ सेलर सेंटर की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जी। अब यहाँ पे आया हुआ है साइन इन टू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू द रेवेन्यू कैलकुलेटर, लेकिन मुझे साइन इन नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू एज गेस्ट करूँगा। कंटिन्यू एज गेस्ट करूँगा तो हमारे पास ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सर्च आउट करना है कि मेरा प्रोडक्ट है कैसा।
तो लाइक मैं अभी किसी भी प्रोडक्ट का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेलमेट का ही करता हूँ, हेलमेट ही कर रहा हूँ, तो मैं उसका नेम लिखा है, प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ। अब मेरे पास सजेशंस आएंगी कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है। अब यहाँ हेलमेट्स आए हैं मेरे पास, तो यहाँ से मुझे वो पूछ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है। देखें उसकी डायमेंशन नीचे मेंशन है हर प्रोडक्ट की, तो मेरा थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मेरा प्रोडक्ट किससे प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, मेरा इस सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे इसे सिलेक्ट करूँगा अब इसके अकॉर्डिंग वो मुझे रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करके देगा। ये मेरे पास रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अमेज़ॉन यूके की मार्केट ओपन करनी है। amazon.co.uk यूके की मार्केट ओपन करनी है और उसमें मैंने क्या सर्च करना है, हेलमेट। हेलमेट क्यों सर्च करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हेलमेट। जी यहाँ हेलमेट मैंने सर्च किया, 40,000 इस पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे मैंने प्राइस चेक करनी है, ठीक है। डिफरेंट सेलर की 84, 13, 29, 14। अब ये नीचे देखें प्राइस चेक कीजिएगा, 9, 22, 19, 14। हर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये 34 में है, ये 19 में है, 84 में है, 24 में है, ठीक है, 19 है। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिल रहा है कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है, 25 to 35 एवरेज प्राइस चल रही है। अदरवाइज़ 84 वाला भी बैठा है, $9 वाला भी बैठा है, 13 वाला भी बैठा है, लेकिन ज़्यादा कौन बैठे हैं, जो 25 से 35 के दरमियान वाले हैं। तो मैं अपनी प्राइस स्टैंडर्ड क्या रख सकता हूँ, एवरेज प्राइस मैं लेट्स सपोज रखता हूँ 30। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। हम FBA करेंगे, FBA की कैलकुलेट करते हैं, यूअर फुलफिलमेंट की यहाँ पे नहीं कैलकुलेट हो सकती। क्यों? क्योंकि यूअर फुलफिलमेंट में जब हम फुलफिलमेंट करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस डिपेंड करता है एरिया पे। अब एरिया वो कितने किलोमीटर दूर जाना है और प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसका ख़र्चा, फिर वर्कर जो हमने रखने हैं उसकी तनख्वाह कितनी, वो FBM में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो फिर हम साथ साथ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इस कैलकुलेटर की मदद से हम नहीं कर सकते। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट जो FBA होता है वो हम इस कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ आइटम प्राइस मैंने पुट करनी है, पहले मैं एक आइटम का प्रॉफिट देख रहा हूँ। अब मैंने एवरेज प्राइसेस देखी, आपने अमेज़ॉन पे देखी, कोई 84 में बेच रहा है, कोई $9 में, 9 पाउंड में सॉरी। ज़्यादा लोग किस में बेच रहे हैं, 25 to 35 के दरमियान वाली प्राइस में। तो मैं चलें फ़िलहाल 30 प्राइस रखता हूँ। मैंने क्या रखना है, 30 प्राइस, एक आइडिया लगाया है। नीचे मैंने किया शिप टू अमेज़ॉन। शिपिंग कॉस्ट जो होती है, ठीक है, अली बाबा पे $100 भी है, $80 भी है और इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड चल रही है वो $100 है, $80 है USA में। पाकिस्तान में थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। अमेरिका UK में टैक्स ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से हमें वो सस्ती पड़ जाती है। अगर इन केस मैं होगी या क्या चीज़, क्या चीज़, ये पर बात कर रहे हैं या कंप्लीट डिलीवरी की बात कर रहे हैं? शिपिंग चार्जेस कंप्लीट डिलीवरी के भी होते हैं, ये $100 कंप्लीट डिलीवरी के होंगे। डिपेंड करता है साइज़ पे। अभी T-शर्ट है तो उसके इतने ही होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं रैंडमली पुट कर रहा हूँ, आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं शिपिंग टू अमेज़ॉन करता हूँ $2। हालांकि $2 एक प्रोडक्ट पे हमारी पड़ती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे $2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह तो फिर मेरा अगर 500 होता है तो मुझे $1000 शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं। $1000 शिपिंग चार्जेस होते नहीं हैं हालांकि, लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पुट कर रहा हूँ ताकि इन केस अगर मेरा ज़्यादा बड़ा अमाउंट रख के रखता हूँ तो देखता हूँ मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है। मैंने हर चीज़ का हिसाब बड़ा बड़ा लगाना है, मोटा मोटा लगाना है, ताकि देखो मुझे वाकई कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। तो मैं शिपिंग चार्जेस यहाँ पे पर प्रोडक्ट $2 पाउंड रखें पर प्रोडक्ट। नीचे मैंने किया है यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड,
यहाँ पे मैं एक की कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले एक की करके दिखाऊंगा, फिर ज़्यादा क्वांटिटी की करके दिखाऊंगा। अभी एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पुट किया मैंने, एक प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट में कितने में सेल आउट कर रहा हूँ, 30 पाउंड में। शिपिंग चार्जेस कितने, 2 पाउंड। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी, एक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे एक फोर्थ कॉलम है, वहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कितने में हो रहा है। अब ये मैं कहाँ से दिखूँगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, अली बाबा पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा हेलमेट, और यहाँ पे मैं अपना सप्लायर ढूंढूंगा जो तरीकाकार आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग सप्लायर यहाँ से ढूंढूंगा। ट्रेड अश्योर्ड हो, वेरीफाइड हो, ये दोनों कॉलम आपने टिक कर लेने हैं, ठीक है। ट्रेड अश्योर्ड हो और वेरीफाइड हो, ट्रेड अश्योर्ड हो, वेरीफाइड हो। 3 डायमंड होने चाहिए उसके पास मिनिमम। अभी ये जो हेलमेट्स हैं, ये देखें आपके सामने, ये हेलमेट हैं, विजिबल हैं। अब ये हेलमेट यहाँ पे $13 का मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पे यही जो हेलमेट ये वाला है, देखें बहुत आला क्वालिटी का है, ये हम वहाँ पे 90 या मोर देन $100 सेल आउट कर सकते हैं, इस तरह का हेलमेट। अभी देखिए मैंने इस तरीके का थोड़ा बहुत जो मेरा हेलमेट था इस तरह का था, ठीक है। मैं यहाँ से वो हेलमेट उठाता हूँ जो मैंने अभी वो वहाँ सेलेक्ट किया था रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, मैं उसी तरह का ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरह का अगर मिल गया तो उस तरीके का मैं उठाऊँगा सेलर। इस तरह का था वो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डायमंड 2 हैं, मुझे डायमंड 3 वाला चाहिए सप्लायर, तो मैं 3 डायमंड वाला चेक करूँगा। अब ये देखें $12 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो मैं इसलिए ये सप्लायर नहीं दूँगा मैं कोई। अब ये देखें ये हेलमेट है 5, उसके डायमंड भी 5 हैं और प्राइस उसकी देखें कितनी है, सिर्फ $5 अप्रॉक्सीमेटली। चले मैं यहाँ से ये $6, लेट्स सपोज मुझे एक हेलमेट $6 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मुझे आइडिया मिल गया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ गूगल पे अगेन, और यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या लिख रहा हूँ, $6, हालांकि मुझे पढ़ कितने में रहा है, 5.70 में, ठीक है। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा हिसाब वाइड रखते हैं ताकि पता चले कि क्या कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। अब यहाँ $6 मैंने ये लिख दिया। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये कैलकुलेटर ने क्या कर दिया, कैलकुलेशन दिखा दी। अब इसने कैलकुलेशन में क्या क्या दिखाया, मुझे $30 मेरे प्रोडक्ट की प्राइस थी, मैंने जो पुट की वही टोटल मेरा कितना आ गया, 30। सेलिंग और अमेज़ॉन फ़ीस, अमेज़ॉन मुझसे फ़ीस कितनी ले रहा है एक प्रोडक्ट को सेल करने की वो ले रहा है 4.59 पाउंड, 4.59 पाउंड अमेज़ॉन मुझसे सेलिंग कॉस्ट। FBA कॉस्ट अलग होती है, वेयर हाउस की चार्जेस अलग होते हैं, शिपिंग चार्जेस अलग होते हैं, सेलिंग कॉस्ट अलग होती है, ठीक है। वो क्या है, 4.59 पाउंड अमेज़ॉन ले रहा है। बाकी जो है FBA फ़ीस यहाँ पे लिखा हुआ है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फ़ीस। अब ये कितनी है FBA फ़ी, अमेज़ॉन मुझसे कितनी ले रहा है पर प्रोडक्ट, 2.33 पाउंड, ठीक है। 2.33 पाउंड अमेज़ॉन मुझसे FBA चार्जेस ले रहा है। शिप टू अमेज़ॉन मैंने पुट किया था 2, ठीक है। तो ये देखें 2.33 प्लस 2 कितना बन गया, 4.33, ठीक है। 4.33 हो गया। नीचे आ रहा है मंथली स्टोरेज कॉस्ट, अमेज़ॉन वेयर हाउस चार्जेस कितने ले रहा है पर प्रोडक्ट, 0.34 पाउंड, ठीक है, बहुत कम चार्जेस ले रहा है। स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री मैंने लिखी थी 1, वही हमारे जो स्टोरेज कॉस्ट आ गई वो हो गई 0.34। अब यहाँ पे ये सारे ख़र्चे निकाल के 4.33
प्लस 0.34 प्लस 4.59, इन्हें ऐड करके मेरा 30 में से रिडक्ट किया तो टोटल मेरे पास कितना बच गया 20.74 पाउंड। सारे खर्चे निकाल के मेरे प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया 20.74। अब उस 20.74 में से मैंने ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस थी वो निकालनी है, ठीक है। जो 10 पाउंड थे वो मेरे खर्चे थे, और जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की जो मैंने ख़रीदा था वो 6 पाउंड में ख़रीदा था, वो भी 20 में से निकालनी है। अब 20 में से 6 पाउंड में निकालूंगा तो पीछे कितने रह जाएंगे मेरे 14.74 पाउंड। अब ये 14.74 पाउंड मेरा क्या है प्रॉफिट है, और ये कितने परसेंट अप्रॉक्सीमेटली है 49%। मैंने आपको बताया था हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है 49%, मतलब एक प्रोडक्ट में मुझे 14 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 15 पाउंड हो रहा है। तो इट्स मीन कि मैं जा सकता हूँ इस प्राइस के साथ, जो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने 30 लिखी थी, अगर मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाऊँ तो 30 पे कर सकता हूँ। अगर इन केस फ्यूचर में मुझे $2 या $4 हद है तो $4 भी अगर मुझे डाउन करना पड़े, ऑफ़ करनी पड़े, कोई मतलब 20% ऑफ करना पड़ जाए मेरा प्रोडक्ट रेटिंग बढ़ाने के लिए, या कोई सेल लगानी पड़ जाए, तो मैं पर प्रोडक्ट में 4 पाउंड भी अगर कम करूं प्राइस तो मुझे पर प्रोडक्ट 10 पाउंड प्रॉफिट होगा। वो कम से कम कितना होगा 30% लाजमी होगा। तो मैं इस प्रोडक्ट में इस प्राइस के साथ इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे ये सारा आइडिया मिल गया, क्यों? क्योंकि सारे खर्चे FBA चार्जेस, सेलिंग कॉस्ट, वेयर हाउस चार्जेस, शिपिंग चार्जेस सारे मेरे सामने आ गए, ठीक है, और मुझे पता चल गया मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यही वो ग्राफ की सूरत में बता रहा है कि रेवेन्यू टोटल कितना है, मैं कितने में सेल आउट कर रहा हूँ 30 पाउंड में। ये जो ब्लू वाला है ये 30 पाउंड है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये कितना है जी, फुलफिलमेंट प्लस सेलिंग ऑन अमेजोन फीस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस स्टोरेज कॉस्ट, सारे खर्चे मिला के मेरा कितना बन रहा है जी 15.26 पाउंड, ठीक है, 15.26 पाउंड। इसमें कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं, FBA चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, सारे खर्चे आ रहे हैं। और टोटल खर्चे मेरे कितने बन रहे हैं 15.26 पाउंड, ठीक है। और साथ सेलर प्रोसीड, अब टोटल मेरे पास कितने आ रहे हैं खर्चे निकाल के, जो सेलिंग मेरे पास करके जो अमेज़ोन को मैं पे कर रहा हूँ उनको निकाल के मेरे पास बाकी कितना बच रहा है 20.74। अब इस 20.74 में से अगर मैंने निकालना है जो प्रोडक्ट की प्राइस थी 6 पाउंड, वो निकालता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना रह जाएगा नेट प्रॉफिट 14.74 पाउंड। वो ग्राफ की शेप में बता रहा है, यहाँ पे वो थ्योरेटिकली बता रहा है। ये था एक प्रोडक्ट की प्राइस, एक प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 14 पाउंड का, एक प्रोडक्ट था। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे पास 500 क्वांटिटी है, अगर मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, ये बात नोट कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा तो अटेंटिव होना है। अगर इन केस मेरे पास क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास ज़्यादा होती है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री होती है 500, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो प्राइस लिखूँगा आइटम प्राइस, वो मैं 500 प्रोडक्ट की लिखूँगा, 30 नहीं लिखूँगा, एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं यहाँ लिखूँगा, मैं 500 की लिखूँगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया 15,000। द आइटम प्राइस मेरी कितनी आ रही है 15,000। 500 प्रोडक्ट की प्राइस मेरी कितनी थी 15,000। ये 15,000 कैसे आई, एक प्रोडक्ट में 30 पाउंड में बेच रहा हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाय 500 तो टोटल कितनी होगी 15,000। शिपिंग ऑन अमेज़ॉन, शिपिंग ऑन अमेज़ॉन कितनी होती है मैंने आपको बताया, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लगाएं तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगाऊँ तो चलें 500 कर लेता हूँ, हालांकि 100, 200, $150 इतनी ही होती है, हद है तो $200 हो जाएगी, प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो $300 हो जाएगी, $500 नहीं होती किसी सूरत में। लेकिन यहाँ पे मैं $500 पुट करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। शिपिंग टू अमेज़ॉन मैंने कहाँ कितने पुट कर दिए 500। अब यहाँ इन्वेंट्री मैंने कितनी पुट की है, क्या चीज़ 1000 नहीं होगी, हाँ 1000 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं इतनी पुट कर रहा हूँ। चलें 1000 के साथ फिर ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वाइड चला जाऊँगा, चले मैं शिपिंग चार्जेस 1000 करता हूँ, हालांकि $1000 होंगे नहीं, $1000 बहुत बड़ी रकम है, इतनी शिपिंग चार्जेस नहीं होते, लेकिन खैर $1000 मैंने यहाँ पुट किया। फिर भी प्रॉफिट देखिएगा कितना होता है। इन्वेंट्री मैंने कितनी रख दी 500 प्रोडक्ट्स है मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी
6 में मुझे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, 6 पाउंड में एक प्रोडक्ट मेरा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 में करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास 500, 3000 आता है हमारा। 6 मल्टीप्लाई बाय 500 करूँ तो मेरा क्या आंसर आ रहा है 3000 मेरी क्या है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मुझे 500 प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 3000 पाउंड में। 500 प्रोडक्ट मैं बेच कितने में रहा हूँ उन्हें 15000 में। 3000 में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 15000 में बेच रहा हूँ। ये तो चले मुझे पता चल गया 12000 मेरा प्रॉफिट है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दूँ तो। लेकिन उस 12000 में से मैंने अमेज़ॉन को कितना खर्चा देना है ये मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। पहले प्रॉफिट मार्जिन कितना था 49% था, अब प्रॉफिट मार्जिन देखें 56.88%। मतलब जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बात भी याद रखनी है। पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या था 49% था सिंगल प्रोडक्ट पे, और अब कितना हो गया 56%। यहाँ पे देखें सेम प्रोसीजर है। प्रोडक्ट मैंने कितने में सेल आउट किया 15000 पाउंड में, जिसमें से सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस मेरे से कितने ली अमेज़ॉन ने 2295 पाउंड। अमेज़ॉन ने सेलिंग चार्जेस मुझसे लिए 2295 पाउंड। मैंने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाए थे, 1000 लगाए थे, 1000 पाउंड, ठीक है। तो वो क्या हो गए 1000 पाउंड हो गए मेरे शिपिंग चार्जेस। अमेज़ॉन मुझसे कितने ले रहा है 0.34 ले रहा है मुझसे वेयर हाउस के चार्जेस प्रोडक्ट स्टोर करने के। तो 500 थे तो 0.34 मल्टीप्लाई बाय 500 तो टोटल कितना बना है 170 पाउंड। तो 170 पाउंड अमेज़ॉन मुझसे वेयर हाउस चार्जेस ले रहा है मंथली बेसिस पे। तो टोटल मेरे पास ये सारे खर्चे निकाल के मेरे पास कितना बच रहा है 11532 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली। 11532 पाउंड मेरा बच रहा है। उस 11532 पाउंड में से मैं 3000 निकालूंगा जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। 3000 निकाल के पीछे मेरे पास कितना बच रहा है 8532 पाउंड मेरा प्रॉफिट है। सारे खर्चे निकाल के सब कुछ निकाल के मैंने कितना इन्वेस्ट किया उस पर 4000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। 4000 कैसे इन्वेस्ट किया 3000 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करवाया, 1000 मैंने शिपिंग चार्जेस लिए, ठीक है। अब 1000 शिपिंग चार्जेस 3000 मेरा ये था, 4000 इन्वेस्टमेंट थी, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 8532। अगर इस 8532 में से ये मुझे एक सेलिंग प्राइस दे रहा है, सेल मेरी कितनी होगी अगर 500 होते हैं 500 प्रोडक्ट सेल होता है तो चले मैं न्यू सेलर था, मैं न्यू सेलर हूँ, मुझे पीपीसी कैंपेन चलानी थी तो मैं पीपीसी कैंपेन पे $3000 खर्चा कर देता हूँ पीपीसी पे। तो न्यू सेलर एज अ न्यू सेलर कितना इन्वेस्ट किया मैंने, इन्वेस्टमेंट के साथ सारे खर्चे निकाल के, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल के, डिलीवरी चार्जेस निकाल के, सब कुछ निकाल के $5000 मुझे फिर भी बच रहा है। और अगर यही खर्चे मैं अंदर इंक्लूड करूं तो 5000 प्लस 3000 एक 4000, ये कितना बन गया जी 8000 समथिंग पाउंड मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अंदर मिला के अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट साइड पे रखूं, सारे खर्चे बिल्कुल सारे खर्चे निकाल के सीधा मुझे पीपीसी कैंपेन पे $3000 अगर मैं इन्वेस्ट करूं पीपीसी पे, अगर $3000 इन्वेस्ट करूंगा तो इट्स मीन मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट 500 नहीं होंगे, फिर मेरे प्रोडक्ट 500 के बजाय 1000 हो जाएंगे। तो फिर मुझे मेरा जो प्रॉफिट होगा बिल्कुल सारे खर्चे निकाल के 10,000 पाउंड से ज़्यादा हो जाएगा। ये होता है, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर था, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का भी और ज़्यादा क्वांटिटी में भी। इस तरीके से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं। आपने जब करना होता है प्रोडक्ट सोर्स करना होता है तो आपने सप्लायर वगैरह ढूंढ के उससे साथ ये टेबल देना होता है, उससे बताना होता है कि हाँ हम इतना करते हैं, अगर इस प्राइस पे सेल आउट करें इतना हम उस पर डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ रहे हैं, इतने उसके शिपिंग चार्जेस हैं, इतनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। मैंने आपको बताया हमारा मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन कितना हो 30%, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 56%। ये भी 56% उस कंडीशन में मिल रहा है जब मैंने शिपिंग चार्जेस शिप टू अमेज़ॉन 1000 रखे। अगर यहाँ पे मैं 500 करता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन 60% अबव चला जाएगा। अब ये मैं 500 करता हूँ लेट्स सपोज। सर इसमें जो फुलफिलमेंट जो अमेज़ॉन फीस है जी वो तो चेंज हो सकती है ना एरिया वाइज? नहीं, FBA चार्जेस वही होते हैं इसके वो नहीं होते, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, इसके एरिया वाइज नहीं होता। एरिया जितना, हाँ, इसका एरिया वाइज नहीं होता, इसके एक सर्कल होता है वहाँ तक ये डिलीवर करते हैं।
तो वो नहीं होता। अब यहाँ पे देखें 60% हो गया है, मैंने शिपिंग चार्जेस 500 किए हैं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 60% हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस प्रोडक्ट में जाऊँगा, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट का हंटिंग अच्छी हुई तो ये हंटिंग के बाद का ये प्रोसीजर है, हंटिंग के बाद मैंने ये सारा चेक करना है। ये अच्छा है तो ठीक है, मुझे जाना चाहिए आंखें बंद करके। ये तब चेक करते हैं, इसका हंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, हंटिंग का ताल्लुक इसके साथ इनडायरेक्टली सिर्फ इतना है कि हंटिंग होगी, प्रोडक्ट मेरा फाइनल होगा, तब मैं उसकी सोर्सिंग कर सकूँगा। जब मेरा हंटिंग से प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ये बेच सकता हूँ, उसके बाद मैं सोर्सिंग की तरफ आऊँगा, सोर्सिंग चेक करूँगा। तो सोर्सिंग करते वक्त मैंने ये प्राइस कैलकुलेट करनी है कि मुझे इससे फ़ायदा कितना हो रहा है, फिर मैं अपना फ़ायदा चेक करूँगा। हाँ मुझे फ़ायदा वाकई ज़्यादा हो रहा है, मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बदले मुझे दुगना प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ये था रेवेन्यू कैलकुलेटर। आज मैंने आपको RFQ और रेवेन्यू कैलकुलेटर करवाया है, इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसी को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, सोर्सिंग को, और साथ ही इंशाल्लाह PPC स्टार्ट करेंगे, इंट्रो करेंगे PPC का, फिर स्टेप बाय स्टेप PPC की टाइप्स हैं आगे 2-3, फिर फर्दर उसकी टाइप्स हैं। मेन जो कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे PPC में क्लियर होंगे, फिर PPC के आगे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर PPC की कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, वो सारा प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे। और फिर इंशाल्लाह उसका एक दिन सबमिट, उसका ओवरव्यू दूंगा, और फिर हमारा PPC भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारा PPC मंडे, कल है थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक PPC हो जाएगा इंशाल्लाह। थर्सडे को मैं आपको दराज का थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, और फिर अभी 2 वीक और लगेंगे, और फिर हमारा इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीक में आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सर ये इसमें कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं कैलकुलेट हो सकता कि ये हमारी 500 क्वांटिटी विदाउट PPC के कितनी देर में सेल हो जाएगी? वो यहाँ पे नहीं होता, वो हंटिंग में होता है। हंटिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन कितना टफ है। अगर वहाँ पे सेल्स हो रही हैं, सेलर कम बैठे हैं, मतलब वहाँ पे सेलर देखें, यहाँ पे अभी हेलमेट के सेलर कितने आए थे, मैंने यहाँ हेलमेट सर्च किया था, यहाँ पे हेलमेट के सेलर आए थे 40,000। अब मैं जब इस पे एक्सरे लगाऊंगा और वहाँ पे चेक करूँगा कि 40,000 में जो सेलर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखें 40,000 सेलर बैठे हैं, इन पे डिपेंड करते हैं, यहाँ से मुझे आइडिया होता है। सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और लोगों ने किए हुए हैं, वो क्या करते हैं PPC नहीं चलाते, तो उनके भी मंथली बेसिस पे 300, 350, 400 सेल्स मिल जाती हैं, उन्हें आराम से इतनी सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पे बेशक सेलर ज़्यादा भी बैठे हों तो, लेकिन PPC आपको चलानी पड़ेगी, चाहे आप मंथली बेसिस पे 1 वीक की चलाएं, सिर्फ 1 वीक की फर्स्ट मंथ चलाएं तो सेल्स आपके अराउंड अबाउट 1000 हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो PPC चलानी सही आनी चाहिए, उस पर बहुत मतलब अगर सही तरीका आपको पता है तो वो आपकी सेल्स ऑब्वियसली बूस्ट अप होंगे। अगर आपको तरीकाकार ही नहीं पता, करनी ही नहीं आती, तो फिर वो ऐसे ही पैसा ज़ाया ही करना है, फिर वो उससे पता चलता है। यहाँ से रेवेन्यू कैलकुलेटर से नहीं पता चलेगा टाइम का, यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं, वो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना होता है। यहाँ कोई ऐसा टूल नहीं है, माइंड सेट है कि हमें थोड़ा सा खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, दिमाग खपाना पड़ेगा कि यार ये जो सेलर बैठे हैं कितनी सेल्स ले रहे हैं, ठीक है, और कब से बैठे हैं, हमें उनकी क्वांटिटी से आइडिया होता है। ठीक है, और फिर वो क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, उससे पता चल जाएगी, ऑनलाइन सेलर एड ऑन से भी पता चल जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप उसके डिटेल पेज पे जाओ, सर ये जो PPC हम लोगों ने चलानी होती है, तो क्या कोई ऐसा भी है कैलकुलेटर के जिससे हमें पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो इतनी सेल्स हमें आ सकती हैं, इतना PPC पे रेवेन्यू? जी वो आपका ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा टूल है। जब हम PPC करेंगे वहाँ आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जब PPC होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सी PPC कैंपेन चलाऊँ, कितने अरसे के लिए चलाऊँ, किस तरह चलाऊँ, कितना इन्वेस्ट करूँ तो मेरी कितनी सेल्स होंगी, वह सब कुछ समझ आ जाती है। वो अभी आपने की नहीं है PPC, वो जब करेंगे हम लोग तो इंशाल्लाह वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी।
सर अगर हम अली बाबा से कोई भी पाकिस्तान में डिलीवर चीज़ करवाते हैं जी जी, वो तो सर हमें महंगी नहीं पड़ती? अभी महंगी पड़ती है यार, फिर अभी फिर टैक्स बढ़ गए हैं पाकिस्तान के। पहले इतनी महंगी नहीं पड़ रही थी। अभी आपको पता है ये फिज़िकल भी जो लोग कर रहे थे ना, प्रोडक्ट बाई कर रहे थे अली बाबा से, अभी क्या था कि चाइना से जो प्रोडक्ट सोर्स करवाते थे, अली बाबा से ना भी करवाते हूँ, डायरेक्ट करवाते हूँ चाइना से, तो अब वो सोर्सिंग वहाँ चाइना से रुक गई है। इस वजह से तो पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं इंपोर्ट चीज़ों पे। जब टैक्स बढ़ गया तो अभी क्या है, चाइना से माल आना ख़त्म हो गया। अब चाइना से माल आना ख़त्म हो गया तो जो पहले प्रोडक्ट था पाकिस्तान में उसके रेट्स हाई कर दिए। इस वजह से हमें ये महंगाई फ़ील हो रही है। फिर और ये जो चीनी, आटा और ये घी वगैरह के हैं, ये तो फिर वैसे उन मिल्स वालों की मेहरबानी है, माफिया जो बैठे हैं उनकी मेहरबानी है। जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी रेट्स हाई हो चुके हैं, और वो इस वजह से हमें, क्योंकि चाइना से माल आना बंद हो गया है। अभी देखो गवर्नमेंट कुछ करती है, टैक्सेस कम होते हैं तो फिर ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटजी तो इसलिए अप्लाई की है ना कि हमारा डॉलर बाहर ना जाए। बाहर से डॉलर आए तो उसको हम ठीक है, लेकिन अगर बाहर जाएगा तो वो टैक्स ज़्यादा होगा। लेकिन ये उसने गलत किया है ना। पहले या तो अपना एक स्टैंडर्ड तो बनाता है, अपनी यहाँ फैक्ट्रीज़ बनाए। फैक्ट्रीज़ हमारे पास है नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता नहीं है, तो फिर आवाम बेचारी क्या करें? कौन सी इंडस्ट्री हमारी काम कर रही है? जितना भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है, ये डेली लाइफ यूजेज का, ये हाउस लेवल पे, होम्स लेवल पे जो है ना फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं लोगों ने, लोकल घरों में बनाई हुई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये सारा उनका कमाल है। हमारी सारी इकोनॉमी उन पे खड़ी है। कौन सी बड़ी फैक्ट्री है हमारे मुल्क में? चीनी पे तो चीनी के माफिया बैठा है, सियासी लोग बैठे हैं। चलें सियासत छेड़ते नहीं है यार। सर ये अली बाबा के वेयर हाउस, सियालकोट में बहुत सारी फैक्ट्री हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्री। वो कहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं? आप चेक, आप सियालकोट विजिट करें, वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी मोस्टली वो घरों में होंगी, ठीक है, लोगों ने बनाई होंगी, लोकल होंगी, कोई रजिस्टर्ड नहीं होंगी। कोई एक दो कंपनी ऐसी होंगी जो रजिस्टर्ड हैं और वो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर करें, बाकी जितनी भी हैं वो लोकल हैं। स्पोर्ट्स सर्जिकल ये तो सियालकोट में है, और हमारा इधर चावल की फैक्ट्री है फैसलाबाद में। हाँ फैसलाबाद में है, लेकिन वो किसकी हैं? सियासी लोगों की हैं। सर ये जो alibaba.com, इसके अपने भी वेयर हाउस हैं? जी, अली बाबा के अपने भी वेयर हाउसेज हैं। तो ये उनसे भी तो डिलीवरी करवा सकते हैं? जी करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेलर, यही होता है कि यहाँ सेलर डायरेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। सेलर बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि सेलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में भेजे। ठीक है, इसका वेयर हाउस चाइना में है, यूएसए में है, कुछ कंट्रीज में इसका है, हर मुल्क में नहीं है इसका वेयर हाउस। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी कर देता है। पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में अली बाबा का नहीं है, आई थिंक सो नहीं है यार। सीजे का है। सर ये जब अमेज़न फुल लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में, जी जी, तो इसमें कोई टैक्सेस में कमी आएगी क्या? यार उम्मीद है आएगी, उम्मीद है। हाँ, क्योंकि अगर अभी अमेरिका में या यूके वगैरह में चल रहा है ये, तो उनके मतलब कम टैक्स लगते हैं अगर वो कोई चीज़ भी लेते हैं। तो जब पाकिस्तान में लॉन्च हो गया तो इसका मतलब कि हमें भी वो सस्ते में पड़ेगी। जी सस्ते में पड़ेगी, ऐसा ही है। अल्लाह करे फिर जल्दी हो। हाँ इंशाल्लाह यार। सर पहले तो ये जो कानून था कि कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें एफबीआर आके बोलता है कि ये चीज़ तुमने किधर भेजी है, कहाँ भेजी है, किसको दी है। अगर हम कहते हैं कि हमने बिजनेस किया है, हमने ये बेची है, तो वो फिर ये कहता था कि हमें 180 दिन में सॉरी हाँ 180 दिन में हमें इसकी डिटेल दो, किसको भेजी है, इसकी पेमेंट आ जाएगी 180 दिन में, इसकी जो भी है ना पेमेंट आनी चाहिए। तो अमेज़न में तो इस तरह 6 मंथ में नहीं सेल होगी, तो इसका क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें एफबीआर को बैठाएंगे, नैब और एफबीआर को। एफबीआर इसमें तो नहीं आता होता, इसमें नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का दिमाग घूम सकते हैं, लेकिन एफबीआर आएगा नहीं इसमें, न नैब आएगा न एफबीआर आएगा। सर अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी ना कि जो भी ऑनलाइन काम होगा उस पर भी टैक्स लगेगा, बढ़ा दिए गए। ऐसा ही है।
सुनी थी मैंने भी। वही बात मतलब आ गई कि जब तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होता तो उस वक्त तक। हाँ लेकिन यार ये देखो ना, अगर यहाँ पे टैक्स कम होता है तो तब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर वो टैक्स बढ़ा देंगे, किसका दिमाग ख़राब है कि ज़्यादा इन्वेस्ट करके कम कमाए, तो लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, उन्होंने ऑब्वियस ही बातें कम करने हैं। सर अभी तक तो यही मेरे ख्याल में चल रहा है कि जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है ना उसका 180 डेज में है ना हमें स्टेट बैंक मांग लेता है कि हाँ जी हमें इसकी दिखाओ डिटेल। तो हाँ रिकॉर्ड होता है ऐसे। तो 180 डेज में अगर हमारी सेल्स ही नहीं होती अमेज़न पे जो भी हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लिस्ट की हुई है वो इतनी देर में सेल होती ही नहीं है, तो फिर हम रिकॉर्ड किधर से देंगे? तो वही रिकॉर्ड तो होगा ना हमारे पास, रिकॉर्ड तो होगा ना हमारे पास के प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, रिकॉर्ड तो होगा ना हमारे पास सारा कि ये प्रोडक्ट पड़ा है। लेकिन हम वही बात आ रही है यार, तुम सोर्सिंग पाकिस्तान से करवाओ नहीं, पाकिस्तान में डॉलर ले आओ। यहाँ पाकिस्तान में क्या है यार, तुम अगर यहाँ से सोर्सिंग करवाते हो एक तो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ेगा, बाहर से सोर्सिंग करवानी है बाहर ही भेजो, चुप करके अमाउंट लो, जो अमाउंट लो उसमें से टैक्स दो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी खुश आप भी खुश, सिंपल स्ट्रेटजी है। नहीं ये भी ठीक है, सिंपल है, लेकिन अगर हम डॉलर ही बाहर भेजेंगे तो फिर भी स्टेट बैंक एक्शन लेगा, ये किस लिए डॉलर बाहर भेजा है? और यार ये अमेज़न की, यार ये अमेज़न की कंप्लीट के साथ डीलिंग होती है। अमेज़न डायरेक्ट नहीं लॉन्च हुआ ऐसे ही कि खुद आ गया वेयर हाउस बनाया और हो गया, गवर्नमेंट के साथ उसके सारे प्लान्स होते हैं सारे, ठीक है, वो बातचीत हुई होती है, ठीक है, एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, उसके बाद वो वर्कआउट करते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ना, ये गवर्नमेंट का ये है जो चल रहा है अभी प्रोजेक्ट वेयर हाउस का, अमेज़न बन रहा है और अमेज़न का वेयर हाउस बन रहा है, तो गवर्नमेंट का ही है ना यार। वो गवर्नमेंट की इजाजत से ही बनेगा ना, पाकिस्तान में बनता है वेयर हाउस तो वहाँ पे जितने भी होंगे बात है, हाँ वो बताएंगे कि भाई हम इसमें वेयर हाउस बना रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान के लोग भी इसके ऊपर बिजनेस करेंगे। तो इस चीज़ से अगर वो सेल होता है वो सारा रिकॉर्ड तो फिर हो ही जाता है ना, सबमिट हो जाता है, पता चल जाता है कि टैक्स फिक्स हो जाएंगे, टैक्स फिक्स हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे अभी ये अमेज़न सेलिंग है, मैंने आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर में दिखाया है, अमेज़न हमसे क्या ले रहा है, सेलिंग चार्जेस ले रहा है, ठीक है, पर प्रोडक्ट सेलिंग चार्जेस ले रहे हैं। रेवेन्यू कैलकुलेटर में मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ देखें सेलिंग ऑन अमेज़न फीस कितनी ले रहा है, 2295 पाउंड। अब इसमें से उसने भी गवर्नमेंट को देना है, हमने भी गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट के डबल दोनों तरीक़ों से आ रहा है। अभी तक तो एज ए सेलर आया है पाकिस्तान में और अभी बायर नहीं आया, तो वेयर हाउस तो तभी बनेंगे ना जब एज ए बायर आ जाएगा। यार वेयर हाउस बन रहा है ना, पहले वेयर हाउस बनेगा तब बायर का लॉन्च होता है। अब वेयर हाउस बन रहा है मुल्तान में। जी चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर अगर श्रीदा क्लास में है तो आप हमारा इशू आप इसका जी मिस रिदा, अभी तक मैंने आपको जीमेल सेंड किए थे और बोला था इनकी आईपी लॉगिन करवा दें।